hello everyone. I again welcome you all to your very own RU Underway, your voyage to maritime mastery. तो इस चैनल के तहत हम बात कर रहे थे फॉर सेमेस्टर 2 2025 बैच, वेयर अंडर RUME द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ऑफिशियली अंडरवे. ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय मी कैडेट वत्सश्री. ठीक है, तो पिछले ही वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर चुके थे. यूनिट 3 का आगाज हमने कर दिया था, राइट? वी हैव स्टार्टेड यूनिट 3. So now we'll be talking more on unit 3 and the name of our unit is moment of force, couple and support reaction. तीन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, कपल क्या होता है और फिर सपोर्ट रिएक्शंस. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, कपल एंड मोमेंट ऑफ कपल. ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होते हैं, कपल क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, इन सब के बारे में हम समझेंगे. पिछले लेक्चर में हमने मोमेंट को अच्छे से समझ लिया था कि मोमेंट क्या होता है, बेसिकली उसके रिलेटेड एग्जांपल्स हमने समझ लिए थे, राइट? सो टुडे विल बी कंटिन्यूइंग आवर यूनिट. ठीक है, और हम इन चीजों के बारे में आज समझेंगे. आज का लेक्चर भी बहुत बेसिक है, ठीक है, एंड कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट आप अगर आरू अंडरवे पे आए हो तो आपको कॉन्सेप्ट की फील दिलाना हमारा काम है, राइट? सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. ठीक है, ध्यान से समझेंगे. द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स स्टेट्स दैट फॉर अ बॉडी टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, बी इट इन यूनिट 1, बी इट इन यूनिट 2, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस किए वहां पे एक चीज आप समझो, जो भी बॉडीज के ऊपर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन डाल रहे थे, all the bodies were in translational motion, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन में थे वो. ठीक है, उनमें से कोई भी बॉडी रोटेट नहीं कर रहा था, राइट? इसीलिए हम सिर्फ दो ही कंडीशंस लगा रहे थे इक्विलिब्रियम के, which was all the forces in x direction should be equal to 0 and all the forces in y direction should be equals to 0. ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है ना, वो हमसे सीधा सीधा रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है कि बॉडी का जो रोटेशनल है ना, रोटेशनल डायनेमिक्स, वो भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि द सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट एनी पाइवट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट दैट सेम पॉइंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मोमेंट क्या होता है? मोमेंट बेसिकली रोटेशन कॉज करता है. ठीक है, तो उसी रोटेशनल कॉजिंग कैपेबिलिटी की वजह से जो इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हमें अटेन करनी होती है किसी भी सिस्टम की, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो भी पिवट पॉइंट होगा, वहां से सम ऑफ सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स वो दोनों के दोनों सेम होंगे. मतलब कि सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ all the moments in anti-clockwise direction. I hope so this thing is very much clear. This is only your principle of moments. ठीक है, अगली लाइन, for a body to be in equilibrium we used to summate all the forces in x direction, अभी हमने डिस्कस किया, and all the forces in y direction. क्यों? क्योंकि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था. But now for rotational equilibrium, we'll be taking moment about a point and equating the same where the sum of clockwise moments will be equal to the sum of anti-clockwise moments. मतलब कोई भी प्रॉब्लम जहां पे रोटेशन की भी बात हो रही है, वहां पे सिग्मा एफ ऑफ एक्स और सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 के साथ साथ हम सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वेट करेंगे विद द सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है, अगेन एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द फोर्स पासिंग थ्रू द कंसिडर्ड पॉइंट आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इट्स मोमेंट विल बी जीरो. इट्स मोमेंट विल बी जीरो. क्लियर? वेरी सिंपल, वेरी इजी. ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो you will understand each and every type of question
बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, अब ये बहुत सारा लिखा हुआ है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट ऑल दिस। जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूं कि आप अपने नोटबुक में लिखें, दैट इज विल बी अंडरस्टैंडिंग हियर। ठीक है, तो मान लेते हैं यार, एक हमारे पास बीम है कोई, तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम है। इसके मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे मार्क कर देता हूं। I'll mark this as point A, I'll mark this as point B and I'll mark this as point C. पॉइंट बी पे एक फोर्स लग रहा है F न्यूटन, और पॉइंट सी पे कोई फोर्स नहीं है। पॉइंट सी पे हम मान लेते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन है कोई, तो ठीक है, आर सी। और ए पे भी कोई सपोर्ट रिएक्शन है, आर ए। मतलब ए और सी पे हमने सपोर्ट्स बिठा रखे हैं, जिसकी वजह से सपोर्ट रिएक्शंस आ रहा है। अब कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं, कितने टाइप का उसका सपोर्ट रिएक्शन होता है, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए एग्जाम्पल के रूप से हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर मान लो मेरे को निकालना है वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर सी, क्या होगा ये मेरे को पता करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, हमें पता चल गया हमें क्या मालूम करना है। तो अब देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, दिस इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे पता चला? तो ये फोर्स की वजह से भी ये बीम इस तरफ से घूमेगा, ये फोर्स की वजह से भी ये बीम इस तरफ से घूमेगा, और इसकी वजह से भी ये बीम कुछ इस तरीके से हो गया, सैक करेगा, जो भी है, राइट। तो बीम के फोर्सेस, बीम पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, उसके नेचर से ही हमें समझ में आ जाता है कि इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। बाय सीइंग द नेचर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम, वी कैन इजीली conclude that whether the equations of rotational equilibrium are to be used or not, ठीक है, are to be required or not. Very simple. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तीन कंडीशन है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। ये तीन कंडीशंस आपके नोटबुक में होनी ही चाहिए लिखी हुई। क्लियर? तो आई होप सो आपको ये चीजें अभी तक समझ में आ गई होंगी, राइट। तो अब देखो, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये इसको तो यूज करने का कोई फायदा नहीं है, नॉट वैलिड इन दिस केस। व्हाई नॉट वैलिड? बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग इन द क्वेश्चन, नॉट वैलिड इन क्वेश्चन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 पे। तो एफ ऑफ वाई में हमें पता है ऊपर जाने वाली चीज पॉजिटिव है, नीचे जाने वाली चीज नेगेटिव है, राइट। तो आर ए प्लस आर सी, आर ए प्लस आर सी इक्वल्स एफ, राइट, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि ये कुछ हमें डिस्टेंसेस यहां पे दे रखा है, दिस इज ए, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, 2a। ठीक है, एक असम्पशन ही ले रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। तो अब देखो, सिग्मा मोमेंट अबाउट अ पॉइंट में मैं मान लेता हूं पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई? परफेक्ट। अब हम थर्ड पॉइंट को समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द फोर्स पासिंग थ्रू द कंसिडर्ड पॉइंट आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये पॉइंट को हमने कंसिडर किया है फॉर मोमेंट इंटरप्रिटेशन। आई हैव कंसिडर्ड पॉइंट नंबर ए फॉर मोमेंट इंटरप्रिटेशन। नाउ एनी फोर्स, आई विल रिपीट, एनी फोर्स आइदर पासिंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइक आर ए, उसका मोमेंट क्या होगा? 0। तो ए पॉइंट से पास होने में उसका मोमेंट क्या होगा? 0। Similarly, if I considered point B, if I considered sigma moment at B equals to 0, then this F force की वजह से जो moment cause होगा that will be 0. Similarly, if I considered moment at point C equals to 0, then in that case this RC, which is causing some moment, but we have considered point C for our moment interpretation, then this
reaction force RC's moment will be considered as 0. हिंदी में समझाऊं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ए पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो मोमेंट इंटरप्रिटेशन के लिए, तो उस केस में आर ए जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो ए पॉइंट से पास कर रहा है। बी पॉइंट को अगर मोमेंट इंटरप्रिटेशन के लिए कंसिडर कर रहे हो, तो उस केस में एफ फोर्स का मोमेंट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि एफ फोर्स बी से पास कर रहा है। और अगर सी पॉइंट को मोमेंट इंटरप्रिटेशन के लिए कंसीडर कर रहे हो, देन आरसी जो कि सी पॉइंट से पास कर रहा है, उसकी वजह से मोमेंट कॉज नहीं होगा, दैट विल बी 0। ठीक है, बट अगर मैं अगर मैं ए पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, तो एफ की वजह से मोमेंट आएगा और आरसी की वजह से मोमेंट आएगा। वो क्या होगा देख लेते हैं। तो हम देखो, इट इज नॉट कंपल्शन, मेरे को मालूम है, ठीक है, एंड मैंने बता भी रखा है पिछले वीडियो में कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को हम लोग जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। बट आई अगेन राइट इट हियर, एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे इन माय क्वेश्चंस। ठीक है, मैं ऐसे कंसीडर करूंगा। देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी लिखित रूल नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ही कंसीडर करोगे, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे। बट हमें ध्यान रखना है कि अगर हम मान के चल रहे हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो हम नेगेटिव ही उसको लेंगे। व्हाई? बिकॉज अगर हमने उसको पॉजिटिव ले लिया, क्लॉकवाइज भी पॉजिटिव है, देन इन दैट केस आवर आंसर वोंट कम। इफ यू आर कंफर्टेबल विद टेकिंग clockwise moments as negative and anti-clockwise as positive, you're most welcome, no problem. But आप जो इंटरप्रिटेशन ध्यान में रख के चल रहे हो, प्लीज स्टिक टू दैट, प्लीज फॉलो दैट। अगर नहीं याद रहता, एग्जाम पेपर में सप्लीमेंट्री में साइड में ये चीज लिख लेना, या लास्ट में रफ पेज पे आप लिख लेना, तो आपको ध्यान रहेगा whenever you are solving any question regarding moment. क्लियर? तो हम ये केस कंसिडर करते हैं। ओके, अब देखो, इस केस के अकॉर्डिंग ए पॉइंट पे मैंने 0 माना, तो बी पे ये फोर्स आ रहा है। अब ये हो गया मेरा क्या? पिवट पॉइंट। ये हो गया क्या? मेरा पिवट पॉइंट, राइट? पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट से ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये फोर्स देखो इस पिवट पॉइंट को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट, तो दिस इज योर विच डायरेक्शन? दिस इज नथिंग बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है जी? ये है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो इट इज वेरी सिंपल, एफ इंटू ए, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। ठीक है, सिमिलरली ये आरसी को देखो, अब आरसी भी तो ए के ऊपर कुछ तो मोमेंट कॉज करेगा ना। तो अब ये आरसी देखो, फोर्स इस बीम को किस डायरेक्शन में उठाना चाह रहा है? इस डायरेक्शन में। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज वी टेक इट एज नेगेटिव, सो माइनस आरसी into what is the distance? Perpendicular distance is 2a. ठीक है, 2a equals to 0. तो हम क्या बोल सकते हैं? FA is equals to RC into 2a. A से A कैंसिल हो गया, RC क्या हो जाएगा? F upon 2. मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज नॉट माई इंटेंशन। मेरा इंटेंशन ये है कि आप अपने कॉपी में क्या लिखेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ये 3 कंडीशंस, ठीक है, ये तीनों को आप स्पेसिफाई करेंगे थर्ड कंडीशन में। ये तीसरा कंडीशन ये रहा, एंड देन यू विल स्पेसिफाई ऑल दीज 3 कंडीशंस एंड यू विल ड्रॉ द डायग्राम, दैट्स इट। इतना कर लोगे, यू विल डेफिनेटली कीप दिस थिंग इन माइंड कि भाई आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। प्लस वन मोर थिंग टू राइट इज दिस वन। ठीक है, ये मैं कन्वेंशन फॉलो करूंगा, जरूरी नहीं है आप ये फॉलो करो, मगर इफ यू आर लर्निंग और अगर आप न्यूमेरिकल्स फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो मूवमेंट में, आपको कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे कैडेट्स जो होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि इफ आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में, एंड इफ यू आर seeing the solution, keep that in mind that I'll be using this particular thing for my problem solving. ठीक है, मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को नेगेटिव कंसीडर करूंगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव करूंगा। अगर आप उल्टा कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर हमेशा हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ओके,
तो आई होप सो आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट समझ में आ गया होगा और मोमेंट इक्विलिब्रियम चीज समझ में आ गई होगी। किसी भी बॉडी को मोमेंट इक्विलिब्रियम में रखने के लिए व्हाट आर द थ्री कंडीशंस वी नीड टू फॉलो? सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। ओके ओके, तो इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे क्या है हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो, a 20 Newton force acts at 0.4 meter from pivot on one side। मतलब हम एक यहाँ पे पिवट बना देते हैं और ये मान के चलते हैं कि इस पिवट के सेंटर से यहाँ पे, ठीक है, 0.4 मीटर पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है कुछ तो 20 न्यूटन का। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि इस पिवट के दूसरे साइड से 0.8 मीटर पे भी कोई फोर्स F कंसिडर कर रहा, मतलब लग रहा होगा, और उसी फोर्स F की हमें वैल्यू बतानी है। राइट, फाइंड द फोर्स F नीडेड एट 0.8 मीटर ऑन द अदर साइड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं इसको, पॉइंट B। ठीक है, तो सिग्मा मोमेंट बाय पॉइंट B या एट पॉइंट B इज इक्वल टू 0। अब एक चीज को देखो, ये रहा, ये फोर्स जो है ये इस बीम को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा? इस डायरेक्शन में। राइट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पिवट पॉइंट। ये मेरा क्या हो जाएगा जी? अब पिवट पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ऐसे लेके जाएगा, विच मींस दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई हैव कंसीडर्ड व्हाट? पॉजिटिव। ठीक है, तो 20 इंटू 0.4, और ये फोर्स जो है F, ये इस बीम को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट B, यानी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी माइनस F इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0। राइट, तो F मेरा क्या हो जाएगा यहां से? 20 इंटू 0.4 बाई 0.8। राइट, सो 20 इंटू 0.4 बाई 0.8 इट इज 10 न्यूटन। ठीक है, सो 10 न्यूटन का फोर्स अगर यहां पे लगेगा, देन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी इन इट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था आपको ये समझाने के लिए कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स किस किस पॉइंट से लेते हैं। ठीक है, ओके, इसी के साथ हम थोड़ा सा और देखते हैं कि भाई एप्लीकेशंस क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास एप्लीकेशन है यहां पे वो है इसका। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज द सेम थिंग, लीवर, बीम एंड लीवर। ठीक है, तो बीम और लीवर प्रॉब्लम बोल सकते हो इसको। तो आप ये मान लो कि ये आपका एक पिवट पॉइंट है। ठीक है, पिवट पॉइंट है, या इसको हम लोग फलक्रम भी बोलते हैं, इसको हम लोग फलक्रम भी बोलते हैं। एंड दिस इज योर बीम और लीवर। ठीक है, बीम या तो फिर लीवर। तो देखो यहां पे दो बंदे खड़े हैं, इसका नाम मान लेते हैं सीता जी, ये मान लेते हैं भाई हमारी गीता जी। तो सीता और गीता जो है दोनों बीम पे खड़े हैं। ठीक है, इफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज मोमेंट आर इक्वल देन द सीसॉ इज बैलेंस। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यस, when something is balanced about a pivot, total clockwise moment is equal to total anti-clockwise moment. We have already understood this. But समझने वाली बात क्या है कि अगर ये पिवट पॉइंट का सेंटर है तो सेंटर से सीता जी जो है ये थोड़ी ज्यादा दूर खड़ी हैं, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं 2a, और गीता जी जो है ये थोड़ी पास खड़ी हैं, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं a। राइट, तो सीता जी 2a डिस्टेंस पे खड़ी हैं, गीता जी a डिस्टेंस पे खड़ी हैं, मतलब कि फोर्स या वेट कह लो वो किसका ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स गीता जी का ज्यादा होगा। राइट, तो गीता जी का जो वेट है दैट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ सीता जी, इसीलिए वो पास में थोड़ा खड़ी है। बट अल्टीमेट गोल क्या है हमारा कि डिस्टेंस और फोर्स के प्रोडक्ट को कंसिडर करके विथ रिस्पेक्ट टू द पिवट पॉइंट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ब्रिंग द सिस्टम इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ताकि ये जो बीम है ये किसी एक साइड इंक्लाइन नहीं करे और दोनों साइड बराबर रहे और फलक्रम पे बैठा रहे। क्योंकि इसमें से अगर सीता हो चाहे गीता हो,
इनका डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया, ठीक है, अगर इफ सीता मूव्स फ्रॉम 2a to 3a और इफ गीता मूव्स फ्रॉम a to 2a, तो उस केस में बीम जो होगा वो किसी एक साइड गिरेगा, राइट। बट अगर वैसा नहीं होता, इफ दिस कंडीशन इज मेंटेन्ड विच आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन, देन द पर्टिकुलर सिस्टम, द पर्टिकुलर सिचुएशन इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये भी एक बीम का बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। देखो यहाँ पे भी डिस्टेंसेस अलग अलग है, 20 न्यूटन कुछ एक्स डिस्टेंस पे है, 10 न्यूटन कुछ 2 मीटर्स पे, 5 न्यूटन कुछ 3 मीटर पे। तो जरूरी नहीं है कि फोर्स सेम होना चाहिए तभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, नहीं। इफ फोर्सेस आर डिफरेंट देन डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिसका फोर्स कम होगा, क्या पता उसका डिस्टेंस ज्यादा हो, एंड इट विल बी राइट, बट जिसका फोर्स ज्यादा है, इट्स डिस्टेंस विल बी लेस फ्रॉम द पिवट पॉइंट, राइट। So ultimately the math is to equate sum of all clockwise moments with sum of all anti-clockwise moments, ठीक है। Okay, now this is something which is important, this is called as torque wrench, ठीक है। जब भी आप शिप पे जाएंगे, कुछ ऐसे नट्स होते हैं जिसको आपको फिक्स करना होता है, या कुछ ऐसे बोल्ट्स होते हैं जिनको आपको फिक्स करना होता है। तो उस केस में क्या होता है ना, दैट पर्टिकुलर बोल्ट और द पर्टिकुलर नट, इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट। तो उसको एक पर्टिकुलर टॉर्क की जरूरत होती है ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए। अगर उससे ज्यादा टॉर्क आप लगाते हो तो दैट नट कैन गेट डैमेज्ड, या उससे कम टॉर्क लगाते हो तो द नट डजंट गेट फिटेड प्रॉपरली। तो वो पर्टिकुलर टॉर्क लगाने के लिए ही हम लोग टॉर्क रेंच का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज मैनुअली इफ यू यूज अ स्पैनर देन वी वोंट नो कि हाउ मच टॉर्क वी नीड टू अप्लाई। तो हम नट को थोड़ा ज्यादा कस देंगे या बोल्ट को थोड़ा ज्यादा फिट कर देंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज टॉर्क रेंच ऑन बोर्ड, सो दैट whatever critical components like फ्रेश वाटर जनरेटर, प्यूरिफायर या कोई भी हीट एक्सचेंजर जिसको हम लोग उसकी बोल्टिंग कर रहे हैं, या ठीक है, तो उन इक्विपमेंट को, उन क्रिटिकल इक्विपमेंट को अच्छे से बोल्टिंग करें विद द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टॉर्क, वी यूज दिस टॉर्क रेंच। तो ये टॉर्क रेंच भी जो होता है ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के ही केस पे काम करता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक एप्लीकेशंस फॉर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कपल, ठीक है। ये वो कपल नहीं है जो आप अपने इंस्टीट्यूट में बनाते हैं या जो आप रियलिटी शोज में देखते हैं, या जो 35 तो बहुत ज्यादा है, 25 to 30 में किसी के साथ आप शादी कर लेते हैं तो आपको हो जाता है ना मैरिड कपल। ये वो तीनों कपल नहीं है, ठीक है, ये फिजिक्स का कपल है। तो इसको समझते हैं कि कपल क्या होता है। तो कपल इज डिफाइंड एज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। देखो हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कभी इक्वल तो होते नहीं है, अपोजिट जरूर होते हैं, ठीक है। जेंडर में भी अपोजिट होते हैं और हरकतों में भी अपोजिट होते हैं, मगर इक्वल कभी नहीं होते। तो ये वो कपल तो है ही नहीं। मगर फिजिक्स का कपल जो है ना, ये इक्वल तो है, इक्वल है भाई, अपोजिट जरूर है मगर इक्वल है, ठीक है। एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, ठीक है। अगेन आई रिपीट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, यू हैव टू राइट इट इन योर सेपरेट नोटबुक, विच आई होप सो अभी तक आपने बना लिया होगा, एज दिस इज द 7th लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स एंड हम ऑलरेडी मिडवे सिलेबस में आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ 3 चैप्टर्स और बचेंगे, 3 और 4 चैप्टर्स, ठीक है। तो उनमें से एक ही चैप्टर बड़ा है, बाकी ऑल चैप्टर्स आर वेरी शॉर्ट, ठीक है। बट द थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि हम लोग अब मिडवे सिलेबस पे आ गए हैं। अभी तक भी अगर आपने नोटबुक नहीं बनाई है तो भाई क्या कर रहे हो, आई डोंट नो, बट यू विल हेल्प योर सेल्फ, आप अपने खुद की ही हेल्प करोगे, वी आर जस्ट देयर टू गाइड यू, ठीक है। तो खुद की हेल्प करने के लिए सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है भाई, नोटबुक बनाओ, वॉट एवर आई एम राइटिंग प्लीज राइट दैट डाउन, एंड देन ओनली वो चीज आपके दिमाग में
जाएगी, दैट एंड देन ओनली दैट विल गो इनसाइड योर ब्रेन। ठीक है, तो आई होप सो you're writing or you'll be writing everything whatsoever is written on this particular PPT। ठीक है, अब देखो, it produces rotational motion not only ट्रांजेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन ही प्रोड्यूस करता है, ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करता। सॉरी, ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता कपल। कपल सिर्फ रोटेशनल मोशन ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हियर द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील, ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील के इस एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि फोर्स जो है ये d डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ये रहा, एक फोर्स है नेगेटिव f, एक फोर्स है पॉजिटिव f। ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, डायरेक्शन, ऑपोजिट वाला नेचर है ये, बट मैग्नीट्यूड f है दोनों का, मतलब इक्वल है। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, यस, एंड पैरेलल इन नेचर। ये दीज -f एंड f फोर्सेस, दे आर नेवर गोइंग टू मीट ईच अदर, they are never going to cancel each other, which means they are parallel। तो ये तीनों कंडीशंस हमें कपल के अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, देखो बहुत सिंपल से एग्जांपल्स है हमारे पास। यहाँ पे भी हमारे पास टॉर्क रेंज का एक एग्जांपल है। ठीक है, टॉर्क रेंज में भी हमारे पास कपल लगता है। ठीक है, एंड दिस इज -f, दिस इज f, दिस इज वेरी पॉपुलर एग्जांपल। जैसे मैंने बताया स्टीयरिंग व्हील का, स्टीयरिंग व्हील से जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है, कार को ड्राइव करते हैं, तो उसमें भी आप कपल का यूज कर रहे होते हैं। आप एक हाथ से कुछ F फोर्स लगा रहे होते हैं, दूसरे हाथ से वही F फोर्स लगा रहे होते हैं, बट दोनों का डायरेक्शन अलग होता है, बट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, यहाँ पे टॉर्क रेंचेस हमने इसके बारे में अभी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वहां पे इट वाज इन अ 3D टाइप ऑफ फिगर, बट यहाँ पे दीज आर वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंटल फिगर्स। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टॉर्क रेंचेस, डायल गेज, क्लिक एडजस्टेबल, बीम स्टाइल। ठीक है, तो क्लिक एडजस्टेबल हो गया, डायल गेज टाइप हो गया। कुछ शिप्स पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टॉर्क रेंचेस भी हमें मिलते हैं, बट डायल गेज एंड क्लिक एडजस्टेबल्स आर वेरी कॉमन टॉर्क रेंचेस दैट वी फाइंड ऑन बोर्ड। ठीक है, चलो, तो आई होप सो आपको कपल समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस d से सेपरेटेड है, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस ही लगते हैं। ठीक है, देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है, समझ रखा है। नेट फोर्स बॉडी पे 0 लगेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर एक फोर्स +f का है, दूसरे फोर्स -f का है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, f - f 0। सिर्फ रोटेशन अकर होगा। ठीक है, कोई ट्रांसलेशनल मोशन अकर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन ही अकर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशनल जो कंडीशंस है वो तो कैंसल आउट हो रही हैं, राइट, दैट्स व्हाई। Moment is same about any point, which means that moment of a couple is independent of the reference point। कहीं से भी पॉइंट ले लो, पिवट पॉइंट, मोमेंट जो होगा वो आपका सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। आपको डेफिनेशन तो समझ में आ ही गया, तो डेफिनेशन से आप इन प्रॉपर्टीज को बड़े आसानी से रिलेट कर सकते हो। यू डोंट नीड टू मग अप दीज थिंग्स। ठीक है, कपल, एक फोर्स +f है, एक फोर्स -f है, नेट फोर्स 0। रोटेशन ही अकर होगा, ट्रांसलेशन मोशन तो बिल्कुल अकर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x और y कंपोनेंट तो हमने 0 कर ही दिया। मोमेंट जो होगा वो सेम ही होगा हर एक पॉइंट पे, कोई भी पिवट पॉइंट कंसीडर कर लो कपल के केस में, मोमेंट विल बी सेम। ठीक है, चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ द डे। ठीक है, आज थोड़े बहुत से न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, और ये थोड़े अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, बेटर देन द लास्ट क्लास न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास हमने बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स किए थे, बट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वील बी डूइंग सम गुड न्यूमेरिकल्स। कॉन्सेप्ट वही है, मोमेंट आपको लगाना है, कपल को ध्यान में रखना है, बट कपल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिकली आते नहीं है। ठीक है, दिस आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। मोमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एंड दीज आर सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स व्हिच हैव a lot higher chances to be asked in your IMU and SEM examinations। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के let's start with this question। The lever ABC of a component of a machine is hinged at B। देखो ये एक मशीन का कंपोनेंट है। क्या है ये, एक कंपोनेंट है, किसका, मशीन का। ठीक है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये A है। ठीक है,
हिंज किया है बी पे हिंज किया है यानी कि फिक्स किया है, ठीक है, फिक्स किया है, एंड इज सब्जेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एज शोन इन फिगर, निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन हमें निग्लेक्ट करना है क्योंकि फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P टू कीप द लीवर इन इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट, P, ठीक है, P हमें निकालना है, परफेक्ट। अब देखो P निकालने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग P, we will consider what, moment at B, ठीक है। B पे हम लोग मोमेंट कंसिडर करेंगे यानी कि सिग्मा m at B इज इक्वल टू 0, वेरी सिंपल, मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो B मोमेंट यानी कि B के एक्सिस पे जो भी फोर्सेस आएंगे वो सब हमारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इस चीज को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ओके, परफेक्ट। ये 200 न्यूटन का फोर्स, ये 200 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो 200 न्यूटन का ये फोर्स है, तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, बिकॉज वी हैव आल्सो बीन गिवन सम डिस्टेंसेस, वी हैव बीन गिवन AB as 10 सेंटीमीटर, BC as 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये BC जो है ये है 12 सेंटीमीटर एंड दिस AB is what, 10 सेंटीमीटर्स, करेक्ट, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, यानी कि इन ट्रायंगल इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं एक बारी के लिए, BCO, इन ट्रायंगल BCO, ठीक है। BCO ट्रायंगल को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं यहां पे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहां पे ये रहा मेरा 200 न्यूटन फोर्स, ठीक है, दिस वाज माय 30 डिग्रीज, दिस इज माय पॉइंट C, दिस इज माय पॉइंट B एंड दिस इज माय पॉइंट O, राइट। और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पे, cos थीटा cos 30 is equals to x upon 12, right? So x is what, 12 cos 30, ठीक है। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है this point will take this particular pivot point वाला beam in what direction, in this direction, यानी कि clockwise, right? तो clockwise direction को हमने पॉजिटिव माना हुआ है, तो 12 cos 30 is the distance into 200, this is my equation number 1, यानी कि 200 न्यूटन का जो इफेक्ट है, ओके इट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, 200 न्यूटन जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, राइट। तो दैट विल टेक द बीम इन दिस डायरेक्शन, आई विल जस्ट इरेज दिस, मैं फिर से समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया, 200 न्यूटन का डायरेक्शन जो था वो इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये डायरेक्शन का फोर्स बीम को ऐसे लेके जाएगा, राइट। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां पे नेगेटिव आएगा साइन, ठीक है। तो हमने 200 न्यूटन का मोमेंट बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो निकाल लिया, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारे पास एक 300 न्यूटन का भी फोर्स आता है, ये रहा। अब 300 न्यूटन के फोर्स में हमारे पास
ये जो पर्टिकुलर हॉरिजॉन्ट, ये जो डिस्टेंस होगा वर्टिकल, ये डिस्टेंस हम लेंगे, इसको मैं मान लेता हूं y, ये y डिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे, राइट। वेरी सिंपल है। तो यहां पे अब हम sin 30 लगा देंगे, सेम ट्राइंगल, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें चाहिए, दिस इज माय y डिस्टेंस, ठीक है। आई जस्ट चेंज द इंक सो दैट वील अंडरस्टैंड मच मोर बेटर वे, ठीक है। कैसे मैं बता रहा हूं, देखो ये CD डिस्टेंस जो होगा ये y होगा, और यहां पे ही हमारे पास एक फोर्स आएगा 300 न्यूटन्स का, करेक्ट करेक्ट, ओके। अब ये 300 न्यूटन का जो फोर्स है ये किस तरीके से बीम को बेंड करेगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, राइट। दिस विल ऑल्सो बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि -300 इंटू 12 sin 30, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। वेरी सिंपल, अभी तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब देखो ये P फोर्स जो है हमारा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, इन दिस डायरेक्शन अप्रॉक्स, ठीक है। एकदम रफ स्केच है। दिस विल बी योर P cos 60 एंड दिस विल बी योर P sin 60, ठीक है। तो P sin 60 की वजह से, P sin 60 की वजह से हमारे पास कुछ तो आएगा, राइट। हमारे पास क्या होगा, कुछ तो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। कुछ तो वैल्यूज आएंगी हमारे पास। क्या वैल्यू आएगी कि भाई P sin 60 की वजह से होगा मोमेंट एट B, P sin 60 will cause moment at B, but P cos 60 will not cause any moment at point B, वेरी सिंपल, राइट। P cos 60 जो है वो कोई भी मोमेंट कॉज नहीं करेगा, लेकिन P sin 60 जो होगा वो कोई तो मोमेंट कॉज करेगा। एंड दिस इज द डिस्टेंस विच इज बीइंग गिवन टू अस, दिस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। दिस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फोर्स जो है कुछ तो इस तरीके से लगेगा। आई विल ड्रॉ दिस लिटिल मोर एक्यूरेटली तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये 60 है ना, ये कुछ इस तरीके से लगेगा ऐसे, दिस इज P sin 60। तो अब देखो ये फोर्स जो है ये बीम को किस तरीके से लेके जा रहा है, इट इज टेकिंग द बीम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस विल बी व्हाट, P sin 60 into distance is what 10, दिस इज माई इक्वेशन 3, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, हमें इक्वेट करना है, इक्वेट 1 2 एंड 3, इक्वेट 1 2 एंड 3। तो P sin 60 into 10 is equals to 12 cos 30 into 200 plus 300 sin 30 into 12, राइट। तो यहां से मेरे पास P की क्या वैल्यू आ जाती है, 12 cos 30 into 200 plus 300 into sin 30 into 12 divided by 10 into sin 60, 447.84 newtons, 447.84 newtons is our correct answer for the value of P, जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बट आपको ये मालूम रहना चाहिए कि आपको मोमेंट किस पॉइंट के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। अगर आप C पॉइंट के अकॉर्डिंग लेते तो यहां पे एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा था RB के नाम से, तो उसका भी कोई मोमेंट आ जाता, बट RB की आपको क्या वैल्यू मालूम है, बिल्कुल भी नहीं। A पॉइंट पे लेते वहां पे भी RB आता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो
कि आपको किस पॉइंट पे मोमेंट लेना है, उसी पॉइंट पे मोमेंट लो जहां पे लगने वाले फोर्सेस का कोई भी मैग्नीट्यूड आपके पास नहीं है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑलवेज टेक मोमेंट फ्रॉम that point only where you don't have magnitude, where you don't have magnitude of any फोर्स। उस पॉइंट पे लगने वाले फोर्स का अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है ही नहीं, वही पॉइंट का मोमेंट लो। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, उसी पॉइंट का मोमेंट हम लेंगे। दिस इज MI स्टार ऑफ द लेक्चर। ये आपके कॉपी में होना ही चाहिए। ऑलवेज टेक मोमेंट, ठीक है, अगेन रिपीट, ऑलवेज टेक मोमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली where you don't have magnitude of any force। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ we now move on to our next question which is this one। और ये क्या बोल रहा है, 4 forces equal to P, 2P, 3P, 4P। ठीक है, and 4P are respectively acting along the 4 sides of a square ABCD taken in order, find the magnitude, direction and position of the resultant force। ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला काम, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं, ये रहा माइनस में एंड ये रहा प्लस में, तो -3p प्लस p इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2p, वेरी सिंपल। सिमिलरली सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में ये नेगेटिव एंड ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। ये जो 2p नाम का फोर्स जो है हमारे पास, ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगेन -4p प्लस 2p, तो सिग्मा एफ ऑफ वाई इज ऑल्सो व्हाट, -2p। ठीक है, मतलब कि हमारे पास x का जो कंपोनेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में ही आ रहा है 2p, y का भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है 2p। मतलब हमारा जो रिजल्टेंट होगा ना, सॉरी, जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन r। ठीक है, तो r इज व्हाट, हमें पता है, रूट में fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। यहाँ पे एफ एक्स नहीं, सिग्मा एफ ऑफ एक्स आएगा, सिग्मा का कुछ और ही हो गया, यस, सिग्मा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, राइट। तो रिजल्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट में -2p का स्क्वायर प्लस में -2p का स्क्वायर, राइट। तो r इज व्हाट, 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर रूट ऑफ 8p स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर फॉर r इज 2.828p न्यूटन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट फोर्स का। ठीक है, अब डायरेक्शन देखो, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास है 2p, इस डायरेक्शन में हमारे पास 2p, ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा रिजल्टेंट हमारे पास 45। ठीक है, सो थीटा आर हमारे पास क्या होगा, हमने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से इस चीज को समझा था कि हम हमेशा एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो है हम वो आंसर निकालते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी 270 - 45 विच इज 225 डिग्रीज।
तो थीटा आर इज व्हाट 225। ठीक है, वेरी सिंपल। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन भी निकाल लिया मैग्नीट्यूड के साथ। अब पोजीशन के लिए देखो क्या करना है हमें। ठीक है, हमें पता है कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स कुछ तो इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, कुछ तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में है, राइट। वेरी सिंपल। अब हमें इसका वो बताना है कि भाई इसका पोजीशन कहां होगा। ठीक है, पोजीशन कहां होगा। तो पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, वी विल बी टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मेरे को डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, मेरे को डिस्टेंस नहीं पता, दैट इज व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड आउट। क्लियर, वेरी सिंपल। ओके, तो अब देखो एक चीज को कि ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कुछ तो x होगा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कुछ तो हमारे पास x होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज को समझें तो हम लोग किस तरीके से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने ये एक रफ पार्ट है। ठीक है, दिस इज नॉट रियल, रफ पार्ट है, कहीं पे भी हो सकता है, राइट। सो इस चीज को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x डिस्टेंस कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, x डिस्टेंस हमने जो है वो यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे इसकी वजह से जो मूवमेंट हमारे पास कॉज होगा दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ACW। तो माइनस r, ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास है ही, तो पहले उसको लिख लेते हैं। तो माइनस 2.828 px। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास 3p की वजह से भी कोई फोर्स आएगा, तो 3p ये पिवट पॉइंट A है, तो 3p इसको कैसे किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओ सॉरी, हाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई एम रियली सॉरी, दिस विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये हमारे पास प्लस होगा, माइनस में 3p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस A। ठीक है, फिर अब 2p देखो, 2p कैसे A को लेके जाएगा, ये 2p का फोर्स लग रहा, ये A को कुछ इस डायरेक्शन में लेके जाएगा विच इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो माइनस 2pa इज इक्वल टू 0। p फोर्स नहीं आएगा, 4p फोर्स नहीं आएगा क्योंकि ये A पॉइंट से ही पास हो रहे हैं। R आपको लग रहा होगा A पॉइंट से पास हो रहा है, बट मैंने रफली बताया हुआ है कि R का डायरेक्शन उधर है, किस पॉइंट पे है वो हमें जब x की वैल्यू पता चलेगी देन वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। अभी मैंने बस अज्यूम किया है कि R जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा होगा। अज्यूम R इज डूइंग क्लॉकवाइज मूवमेंट। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि मैंने क्यों पॉजिटिव लिया, मेरे को नहीं पता कि R जो है वो मेरा कौन सा मूवमेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट अज्यूम्ड कि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये दोनों को मैं उधर भेज देता हूं। दिस इज 5pa इज इक्वल्स टू 2.828 px। तो ये p से p यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। x इज व्हाट, 5 डिवाइडेड बाय 2.828, 5 डिवाइडेड बाय 2.828, 1.768 will be x। ठीक है, दिस विल बी माई x। वही अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अज्यूम किया होता तो ये मेरा आंसर नेगेटिव आता। ठीक है, ये जो मेरा आंसर है वो नेगेटिव आता, तो उस केस में हमारा जो चीज है वो गलत हो जाता अजम्पशन, एंड दैट विल बी अ काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। बट ओवर हियर पॉजिटिव आंसर आया, मतलब कि अजम्पशन इज करेक्ट। अजम्पशन जो है हमारा दैट इज व्हाट, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप सो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने तीनों चीजें निकाल ली, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। चलिए अब बढ़ते हैं हम एक अगले सवाल की तरफ।
विच इज दिस वन, अ हेवी सिलेंडर ऑफ मास 280 kgs। ठीक है, एक हेवी सिलेंडर है 280 kgs के मास का। ठीक है, 280 kgs के मास का। ओके, इज टू बी पुल्ड ओवर अ कर्व ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर का हाइट है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए। ठीक है, बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लग रहा है, डायरेक्शन आपको दिख रही है। बाय अ मींस ऑफ रोप वुंड अराउंड अ सिलेंडर। ठीक है, एक रोप ऐसे वाउंड किया हुआ है। ठीक है, वो रोप से हम इसको खींचेंगे, तो जैसे ही खींचेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से उठ जाएगा, इस कर्व से उठ के बॉल जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, around the cylinder. Determine the magnitude of pull for impending motion over the curve while the radius of cylinder is 13. तो radius of cylinder is 13. We need to find the value of this force F. मतलब कि कितना फोर्स मैं लगाऊं उस रोप पे, ठीक है, ताकि ये जो बॉल है ना, ये इस कर्व के ऊपर से चढ़ के आगे निकल जाए। वेरी सिंपल। ठीक है, रेडियस हमें दे रखा है यहाँ पे 13। तो देखो यहाँ पे इसका जो ये सेंटर है, दिस सेंटर विल बी समथिंग ओवर हियर। ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो दैट्स व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ हियर। ये है सेंटर सी। ठीक है, यहां से है हमारे पास, ठीक है, ये वो बॉटम लाइन, दिस इज लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे पास सिर्फ 5 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे आई कांट ड्रॉ सेंटर अप। अगर मैं सेंटर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो आपको लगेगा कि यार सर्कल का सेंटर तो है ही नहीं, दिस शुड बी समथिंग सर्कल सेंटर। तो यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा नहीं पाऊंगा, दैट्स व्हाई आई एम ड्रॉइंग द सेम सिचुएशन ओवर हियर। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इन चीजों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रेडियस 13 है एंड वी हैव टू फाइंड एफ। रेडियस इज व्हाट 13 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड एफ। ठीक है, अब देखो कुछ तो मेरा जो है वो बॉल इस तरीके का है कुछ। ठीक है, एक्सक्यूज मी फॉर माई ड्रॉइंग, आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई ड्रॉइंग। ठीक है, तो सेंटर ये है हमारे पास, ये 5 है। ठीक है, इसी के ऊपर से यहां से कुछ तो रोप के थ्रू ये फोर्स F लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये चीज को मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूं एंड आई विल कनेक्ट दिस ऑल्सो। ठीक है, और इफ आई रिमूव दिस, इसको रहने देते हैं। ठीक है, ओके, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है A। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये रहा, तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा थीटा, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ मच, दिस इज 13 सेंटीमीटर्स। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एज 8 सेंटीमीटर्स एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट अगेन 13 सेंटीमीटर्स। वेरी सिंपल। ठीक है, तो थीटा हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट को O मान लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल AOC में हम क्या करेंगे, साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा इज व्हाट 8/13। ठीक है, सो 8/13 इज व्हाट, साइन इनवर्स आंसर 37.98। 37.98 डिग्रीज इज माय थीटा। क्लियर, वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे, इसके अबाउट जो है हम वो मोमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, सी पॉइंट पे एक और नीचे हमारे पास वेट लग रहा है 280 जी का। वेट इज व्हाट mg, m इज हमें यहाँ पे दे रखा है सिलेंडर का मास, राइट, 280 किलोस, तो 280 जी। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं पे 280 जी का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब ए पॉइंट पे यहां पे हमारे पास रिएक्शन फोर्स भी लगेगा RA, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, इसीलिए हमने मोमेंट जो है वो ए पॉइंट पे कंसिडर किया है। तो RA तो मेरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, F के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये F है, तो ये F हमारे को किस डायरेक्शन में बीम को लेके जा रहा है, ए पॉइंट के थ्रू, ये रहा, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मोमेंट हम कैसे कंसिडर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मोमेंट हमने देख रखा है, कैसे कंसिडर करेंगे हम लोग, वील कंसिडर पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो F इंटू व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो देखो सी पॉइंट तक का तो डिस्टेंस ये 13 है, दिस विल बी 8, सो 13 + 8 इज हाउ मच, 21। ठीक है,
अब देखो, अब 280G की वजह से भी तो कोई फोर्स लगेगा, राइट? लगेगा कि नहीं लगेगा? इट इज वेरी मच एविडेंट कि 280G की वजह से भी कोई ना कोई फोर्स तो हमारे पास यहां पे लगेगा, ठीक है? सो देखो, ये 280G का फोर्स है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये बीम को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आई चेंज द इंक एंड शो यू। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स, और ये बीम को कुछ इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि माइनस 280G 280G इंटू, अब देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, राइट? सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, 13 cos theta. 13 cos theta is how much? 37.98 equals 0. That's it. ठीक है, इतनी चीजें कर ली, आपको क्लियर आंसर अब मिल जाएगा। Now rest is all calculations. So 280 into 9.81 into cos 37.98 divided by, if we go for 21, ठीक है? So the correct answer for the question, ठीक है, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? So that will be how much? 280 into 9.81, okay, multiplied by 13 into cos 37.98, right, divided by 21, 1340.29, ठीक है? 1340.29 is my correct answer, ठीक है? तो हमने वो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, और इतना ही फोर्स अगर आप लगाओगे उस रोप पे और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देन द बॉल विल डेफिनेटली क्रॉस द कर्व, ठीक है? इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को अब हम समझने की ट्राई करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक लाइट रॉड है हमारे पास 200 मिलीमीटर्स का लॉन्ग, ठीक है? ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास क्या है जी, 200 मिलीमीटर का है। पूरा डिस्टेंस जो है हमारे पास कितना है, 200 मिलीमीटर्स, ठीक है? मिलीमीटर्स, ओके। रेस्ट ऑन 2 pegs C and D। वो पेग नहीं जो आप समझ रहे होंगे, ये अलग पेग है, ठीक है? तो ये मान के चलते हैं, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, और इसी को हम मान के चल रहे हैं पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है? तो ये C और D जो है ये 100 मिलीमीटर्स अपार्ट है, 100 mm अपार्ट है, ठीक है? हाउ मस्ट इट बी प्लेस्ड, हाउ मस्ट, ठीक है, इट बी प्लेस्ड सो दैट द रिएक्शंस ऑफ द पेग में बी इक्वल। मतलब कि ये मान के चलो कि हमारे पास ये RC RD, ठीक है? ये D कम O ज्यादा लग रहा है, I'll just erase it out, या RD। तो RC और RD तो मेरे पास सेम टू सेम है, ठीक है? When weights of 2W and 3W are suspended from A and B, ठीक है? यहाँ पे 2W का वेट है, यहाँ पे 3W का वेट है, तो वेट की वजह से ये नीचे RA लगेगा एंड ये नीचे RB लगेगा, ठीक है? RB और RA का वैल्यू 2W और 3W है, so I'll just erase it off and I'll write 2W and 3W over here so that you don't get confused, ठीक है? परफेक्ट, ठीक है? हमें अब क्या बताना है, हाउ मस्ट इट बी प्लेस्ड, ठीक है? कितना दूर रहना चाहिए C और D, A और B से कि भाई इनके जो रिएक्शंस हैं C और D के ये इक्वल होंगे, ठीक है? तो देखो यहां पे मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि यार ये देखो, ये डिस्टेंस A और C के बीच का डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, इसको मैं X मान लेता हूं।
तो अगर ये x है, ये 100 है, तो व्हाट विल दिस डिस्टेंस बी? दिस डिस्टेंस विल बी 100 माइनस x. वेरी सिंपल, राइट, वेरी सिंपल. 100 माइनस x, क्यों? क्योंकि पूरा देखो 200 मिलीमीटर का है, पूरा 200 मिलीमीटर का है. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट. अब देखो यहां पे ध्यान से, सबसे पहले सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, हम इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मान रहे हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मान रहे हैं. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का जो क्राइटेरिया है, वी जस्ट फॉलोइंग दैट्स इट, उसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पे दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, तो 0. अब देखो सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, तो देखो 2w का नीचे है, 3w का नीचे है, तो -2w माइनस 3w. RC एंड RD बोथ आर अबव. ठीक है, तो प्लस RC इक्वल टू 0. तो RC क्या हो जाएगा? 2.5w. ठीक है, और RD भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 2.5w. क्यों? क्योंकि 3w माइनस 3w माइनस 2w इज व्हाट? -5w. वहां चला जाएगा +5w एंड 2RC. सो RC इज व्हाट? 5w बाई 2 विच इज 2.5w. और RC और RD सेम है, हमको क्वेश्चन में ही यहाँ पे गिवन दे रखा है, राइट. तो ये दोनों हमारे पास कितना आ गया? 2.5w ईच. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इनकी वैल्यूज हमारे पास है एस 2.5w एंड दिस इज ऑल्सो एस 2.5w. परफेक्ट. अब हमें x की वैल्यू बतानी है. ये x हमने बता दिया तो हमें वो डिस्टेंसेस पता चल जाएंगे. तो मैं जो है वो मोमेंट कंसीडर कर रहा हूं फ्रॉम C पॉइंट टू बी 0. C से कर लिया, आप D से भी कर सकते हो. ठीक है, A से भी कर सकते हो, B से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में. देयर इज नो लाइक रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने क्या मान के चला था, जिस पे भी अननोन फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को मोमेंट, उस पॉइंट का मोमेंट कंसीडर करो. बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो नीड, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट whatsoever reactions are acting on that particular point, we know their value, right? So इस क्वेश्चन में हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि किस पॉइंट पे मोमेंट ले. तो मैं सी पे ले लेता हूं. ठीक है, सी पे अगर मैं ले रहा हूं तो सबसे पहले ए को देखते हैं. ए का फोर्स ऐसे जा रहा है, बीम को कुछ इस डायरेक्शन में लेके जाएगा. दिस इज व्हाट? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, सो -2wx. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट? x. देन ये रहा, ये बीम को कैसे लेके जाएगा? कुछ इस डायरेक्शन में. दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज व्हाट? दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज ये है मेरा पिवट पॉइंट. ठीक है, ये है मेरा पिवट पॉइंट. ठीक है, तो बीम को कुछ इस डायरेक्शन में उठाएगा ना, सो दिस इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज, राइट. और ये भी बीम को ऐसे लेके जा रहा था, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज. सो -2.5w into 100. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट? 100. एंड दिस थर्ड वन बी वाला फोर्स ऐसे लग रहा है कुछ इस तरीके से. अब ये बीम को कुछ इस डायरेक्शन में लेके जाएगा एंड दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज मोमेंट. दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज मोमेंट. ये रहा, ये डायरेक्शन होगा, राइट. ये फोर्स बी है 3w का, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज इज व्हाट? पॉजिटिव +3w. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? 100 एंड दिस. ठीक है, सो दिस इज हाउ मच? 100. ठीक है, तो ये 100 है, प्लस 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, 100 प्लस 100 माइनस x इज द डिस्टेंस. क्लियर? परफेक्ट. अभी x की ही वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है. ठीक है, तो 2.5w into 100. 2.5 into 100 is what? 250. So -2wx minus 250w plus 3w 200 minus x is equals to 0. Clear? Okay. तो देखो -2wx minus 250w
and this is what plus 600w minus 3wx is equals to 0. परफेक्ट, ठीक है. अब देखो wx और wx वाले टर्म्स को यहां पे इस तरफ ले लेते हैं, दिस साइड. So minus 2wx and minus 3wx is what? 5wx. 5wx is equal to 600 minus 250, 350 w. तो w से w कैंसिल हो गया. x is what? 70 मिलीमीटर्स. x मेरा आ गया 70 मिलीमीटर्स, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज 70 मिलीमीटर्स. ये जो डिस्टेंस है दिस इज 30 मिलीमीटर्स. 70 प्लस 30 प्लस 100 इज 200. तो ये डिस्टेंसेस हमारे होने चाहिए ऑफ पेग सी एंड डी फ्रॉम ए एंड बी. ठीक है, ए वेट और बी वेट से पेग सी और डी का वेट, पेग सी और डी का डिस्टेंस इतना होना चाहिए. ए से सी का 70 एंड डी से बी का 30, विच विल मेक द कंप्लीट सिस्टम इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू आवर एमसीक्यूज ऑफ द डे. ठीक है, और इन एमसीक्यूज को भी हम अब फटाफट से सॉल्व करते हैं. आई होप सो आपको आज के न्यूमेरिकल्स और लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए फटाफट से एमसीक्यूज को देखते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट्स दैट, क्या बोलता है? सम ऑफ फोर्सेस जीरो, नहीं. मोमेंट ऑलवेज इंक्रीजेस, नहीं. फोर्स इक्वल्स टॉर्क, नहीं. क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन किस पे? बहुत बार बता रखा है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली. ठीक है, अ कपल कंसिस्ट ऑफ टू अनइक्वल फोर्सेस, बिल्कुल भी नहीं. टू इक्वल पैरेलल फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन, नहीं. टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, दिस इज करेक्ट. थ्री फोर्सेस तो बिल्कुल भी नहीं. टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, सेम डायरेक्शन के फोर्सेस नहीं, अपोजिट डायरेक्शन के. सेम डायरेक्शन के होंगे तो फिर तो ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा, तो वो कपल तो हुआ नहीं. कपल सिर्फ रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, राइट. नेट फोर्स ऑन अ कपल इज, ठीक है, नेट फोर्स हमें बताना है कपल पे कितना होता है नेट फोर्स, तो हमें पता है इट इज 0, neither maximum nor infinite nor variable. ठीक है, moment of a couple is given by force into perpendicular distance, very easy. Unit of moment of couple is force का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर. ठीक है, the moment of a couple is, ठीक है, मोमेंट ऑफ अ कपल क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस पॉइंट, नहीं. ऑलवेज जीरो, नहीं. डिपेंड ऑन मास, नहीं. इंडिपेंडेंट ऑन रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस इन अ कपल इंक्रीजेस, द मोमेंट इंक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो मोमेंट भी हमारा बढ़ेगा, राइट. व्हिच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कपल? स्टीयरिंग व्हील. हमने डायग्राम सहित देखा था, राइट, कि स्टीयरिंग व्हील इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कपल फोर्सेस. ठीक है, इफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, द बॉडी विल, देखो क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज से बड़ा है तो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, इक्विलिब्रियम में नहीं रिमेन रहेगा. इक्विलिब्रियम के लिए उसको इक्वल होना पड़ेगा. एंटी क्लॉकवाइज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो छोटा है, स्टॉप मूविंग तो होगा ही नहीं. इन इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा एम एट, सॉरी sigma m, really sorry, sigma m at any point is always equals to 0. 1 नहीं, 10 नहीं, infinite भी नहीं. Two forces of 20 Newton form a couple with arm 0.5 meter, moment of couple. So 20 into 0.5, force into perpendicular distance is what? 10 Newton meters. So this is your correct answer. 5 भी नहीं, 20 भी नहीं, 40 भी नहीं. ओके, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे. योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन. ठीक है, न्यू वीडियोस ट्यूसडे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्सडे मॉम. ठीक है, ये चीज अभी कुछ टाइम के लिए हम कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज योर एग्जाम्स विल बी देयर फ्रॉम जून. सो आई वांट यू कि हम जल्दी से जल्दी आपके पास सारे के सारे वीडियोस डिलीवर कर दें, सो दैट आपके पास इनफ टाइम रहे इन वीडियोस को देखने का एंड टू प्रिपेयर योरसेल्व्स फॉर योर IMU एग्जामिनेशंस. आपके एग्जामिनेशंस मोस्ट प्रोबेबली जून में होते हैं.
but now considering these situations I really don't know whether it will be conducted earlier, but most probably उसी टाइम में कंडक्ट होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे बिफोर टाइम, ठीक है। एंड प्रैक्टिस शीट्स विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट इन द सब्जेक्ट। हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, उसके प्रैक्टिस शीट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जिस भी वीडियो के अंडर कमेंट सेक्शन को मैं पिन कर दूंगा, उस कमेंट सेक्शन को प्लीज ध्यान से देख लेना। इन दैट योर प्रैक्टिस शीट विल बी अवेलेबल, ठीक है। उसका सोल्यूशन आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सपोज इफ इन दिस वीडियो, ठीक है, दिस इज द 7th वीडियो आई गेस, 7th वीडियो में इफ यू आर गेटिंग द प्रैक्टिस शीट, then in 8th video you will be getting the solution of that particular practice sheet, ठीक है। इसी के साथ if you are really liking our content at RO Underway, then please like, subscribe and do share with all your batchmates who are facing problems in engineering mechanics or your seniors who are facing problem in mechanics of machines, ठीक है। इसी के साथ stay curious and keep moving forward. Thank you.